वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो एशियाटिक लाइन के ऊपर बनाई गई है। एशियाटिक लाइन की उत्पत्ति से लेकर के 2025 तक की सारी जानकारी इस वीडियो में बताई गई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज हम एशियाई शेरों की दुनिया में जरा गहराई से उतर रहे हैं। ये सिर्फ जंगल के राजा नहीं है, ये तो भारत की एक जीती जागती विरासत है। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो इनकी पूरी कहानी बताती है। मतलब एक शानदार अतीत से लेकर आज की जो नाजुक स्थिति है और भविष्य की उम्मीदें भी। हाँ, तो हम समझेंगे कि ये शेर कौन हैं, इनका इतिहास क्या रहा, क्यों ये इतने सिमट गए और इन्हें बचाने के लिए क्या हो रहा है। जी। और सबसे बड़ा सवाल है ना, कभी पूरे मिडिल ईस्ट से लेकर भारत तक इनकी दहाड़ थी और आज सिर्फ गुजरात के गिर के जंगल क्यों? चलिए इसी को समझते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये एशियाई शेर मतलब पैंथेरा लियो ये अफ्रीकी शेरों से अलग कैसे हैं? कुछ खास पहचान? हाँ, बिल्कुल कुछ खास अंतर है। देखिए, साइज में ये थोड़े छोटे होते हैं अफ्रीकी शेरों से। नर का वजन करीब 160 से 190 किलो, मादा का 110-120 किलो के आसपास। अच्छा। और एक बहुत ही साफ दिखने वाला फर्क है, इनके पेट के नीचे त्वचा की एक लंबी सिलवट, एक फोल्ड। वो अफ्रीकी शेरों में इतना नहीं दिखता। ओके। और नर शेर के जो गर्दन के बाल होते हैं, माने? जी, वो माने भी अफ्रीकी शेरों के मुकाबले थोड़े कम घने होते हैं। मतलब उनके कान ज्यादा साफ दिखते हैं एशियाई शेरों में। और इनका सोशल स्ट्रक्चर? अफ्रीकी शेर तो बड़े ग्रुप्स में रहते हैं। हाँ, ये भी एक अहम फर्क है। एशियाई शेर छोटे ग्रुप्स में रहते हैं जिन्हें प्राइड कहते हैं। आमतौर पर एक प्राइड में बस 2 से 5 मादाएं होती हैं जो रिश्तेदार होती हैं, उनके बच्चे और कभी कभार 1 या 2 नर शेर। अच्छा, काफी छोटे ग्रुप्स। जी, अफ्रीकी प्राइड से काफी छोटे। ये इनके शिकार करने और बच्चों को पालने के लिए शायद ज्यादा मुफीद है। इनके इतिहास को देखें तो कहानी थोड़ी नाटकीय लगती है। लाखों साल पहले तो शेर अफ्रीका, एशिया, यूरोप सब जगह थे। जी हाँ, और माना जाता है कि एशियाई शेर करीब 1 लाख साल पहले अफ्रीकी शेरों से अलग हुए। और एक जमाना था, सोचिए, ईरान से लेके पश्चिम बंगाल तक इनका राज था। पश्चिम बंगाल तक? हाँ, लेकिन फिर इंसानों का दखल बढ़ा, अंधाधुंध शिकार हुआ, खासकर ब्रिटिश राज में ट्रॉफी हंटिंग, और कुछ भारतीय राजाओं ने भी किया, और जंगल कटते गए। तो इनका इलाका सिकुड़ता गया बहुत तेजी से। हालत इतनी बिगड़ गई थी कि 19वीं सदी के आखिर तक सिर्फ 12 शेर बचे थे। 12? बस यकीन करना मुश्किल है। मतलब विलुप्ति के एकदम कगार पर। बिल्कुल। लेकिन फिर जैसे आपने कहा, उम्मीद की किरण दिखी। जूनागढ़ के नवाब साहब ने उस वक्त शिकार पर रोक लगाई, वो एक बड़ा कदम था। हाँ, ये सुना है। और फिर आजादी के बाद 1965 में गिर को पहले अभयारण्य, फिर नेशनल पार्क का दर्जा मिला, और फिर संरक्षण के जो गंभीर प्रयास शुरू हुए, उनके नतीजे वाकई बहुत अच्छे रहे हैं। अच्छा, आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, 1968 में सिर्फ 177 शेर थे। 2015 में ये 523 हुए, 2020 में 674, और अभी 2025 की जो ताजा गिनती है उसके हिसाब से तो 891। 891? ये तो जबरदस्त वापसी है 1968 से अब तक। मतलब करीब 5 गुना। जी हाँ, ये संरक्षण के इतिहास में एक बड़ी सफलता मानी जाती है। और हाल ही में IUCN ने भी इनका स्टेटस एंडेंजर्ड से सुधार कर वल्नरेबल कर दिया है। ये वाकई हौसला बढ़ाने वाली बात है। लेकिन क्या अब सब ठीक है? मतलब आज की जमीनी हकीकत क्या है? खतरा टल गया? देखिए, संख्या बढ़ना बहुत अच्छा है, पर चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि कुछ नई चुनौतियां आ गई हैं। आज भी ये शेर मुख्य रूप से गिर नेशनल पार्क और उसके आसपास के प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे पनिया, मित्याला, गिरनार, वहीं तक सीमित है। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि कुछ शेर, करीब 17, खुद ही बड़दा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी तक पहुंच गए हैं। लेकिन गिर का जंगल क्या वो अब छोटा पड़ रहा है इनके लिए? यही सबसे बड़ी चिंता है आज। गिर का जो कोर एरिया है वो इनकी बढ़ती आबादी के लिए काफी नहीं है। एक अनुमान है कि शायद आधे शेर अब पार्क की सीमाओं से बाहर रह रहे हैं। बाहर मतलब इंसानी बस्तियों के आसपास? जी, खेतों में, गांवों के पास।
और इससे फिर वो मानव शेर संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा है पूरी आबादी का एक ही जगह पर होना। हाँ, ये तो है। मतलब कोई बीमारी फैल जाए या कोई बाढ़ आ जाए तो पूरी की पूरी आबादी पर खतरा मंडरा सकता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। 2018 में हमने देखा था केनाइन डिस्टेम्पर वायरस और कुछ और इन्फेक्शन से करीब 25 शेरों की मौत हो गई थी। ओ हाँ, वो काफी दुखद था। जी, तो एक ही जगह पर सारी आबादी का होना ये सबसे बड़ा रिस्क है। और साथ में इनब्रीडिंग का खतरा भी। मतलब करीबी रिश्तेदारों में प्रजनन से जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होती है, जो लंबे समय में ठीक नहीं है। तो इन जोखिमों को कम करने के लिए सरकार क्या कर रही है? हमने प्रोजेक्ट लायन के बारे में सुना है। हाँ, प्रोजेक्ट लायन 2020 में शुरू हुआ था। इसका मकसद शेरों का होलिस्टिक कंजर्वेशन है। इसमें टेक्नोलॉजी का काफी इस्तेमाल हो रहा है, जैसे शेरों पर रेडियो कॉलर लगाना ताकि उनकी मूवमेंट पता चले, कैमरा ट्रैप, ड्रोन से निगरानी। अच्छा। और जमीनी स्तर पर भी काम हो रहा है, जैसे खुले कुओं को ढकना। कुओं में गिरना शेरों के लिए एक बड़ा खतरा रहा है। और वो जो प्लान था शेरों को कहीं और बसाने का मध्य प्रदेश के कूनों में, उसका क्या हुआ? वो तो इस एक जगह वाले रिस्क को कम करने के लिए जरूरी लगता है। हाँ, वो योजना जिसे एशियाई शेर पुनर्वास परियोजना कहते हैं, वैज्ञानिक नजरिए से तो बहुत जरूरी मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई साल पहले कहा था कि ऐसा होना चाहिए। तो फिर हुआ क्यों नहीं? देखिए, इस पर अमल करने में राज्यों के बीच, खासकर गुजरात की तरफ से थोड़ी हिचक रही है। पूरी सहमति नहीं बन पाई है। ये थोड़ा जटिल मामला बन गया है, प्रशासनिक भी और शायद कुछ हद तक भावनात्मक भी। खैर, ये सिर्फ एक जानवर को बचाने की बात नहीं है। इनका जंगल के इकोसिस्टम के लिए भी तो खास महत्व होगा। अरे बिल्कुल, ये एपेक्स प्रेडेटर है, मतलब खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर। ये हिरन, नीलगाय, जंगली सुअर इनकी आबादी को कंट्रोल में रखते हैं। अच्छा, ताकि वो ज्यादा ना बढ़ जाएं। हाँ, इससे घास के मैदानों पर दबाव कंट्रोल में रहता है, पूरा जंगल का संतुलन बना रहता है। इनके बिना इकोसिस्टम गड़बड़ा सकता है। और सांस्कृतिक रूप से तो ये हमारी पहचान का हिस्सा है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, वो तो इन्हीं शेरों से प्रेरित है। निश्चित रूप से। शक्ति, साहस, गौरव का प्रतीक। इनका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व तो खैर अमूल्य है। और हाँ, गिर में टूरिज्म से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है, इकोनॉमी को भी फायदा होता है। तो कुल मिलाकर एशियाई शेर की कहानी संघर्ष की भी है, वापसी की भी है और लगातार चुनौतियों की भी। संख्या बढ़ना वाकई एक शानदार उपलब्धि है, पर भविष्य अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं लगता। जी, आगे की राह में शायद सबसे जरूरी कदम यही है कि इनके लिए एक दूसरा या शायद और भी सुरक्षित घर तैयार किया जाए। जोखिम को बांटना ही समझदारी होगी। और इसके लिए लगातार साइंटिफिक मॉनिटरिंग चाहिए, स्थानीय लोगों का साथ चाहिए और सबसे जरूरी एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि जब किसी पूरी प्रजाति का वजूद दांव पर लगा हो, तो क्या हमारी बनाई हुई सीमाएं या प्रशासनिक अड़चनें उस प्रजाति की सुरक्षा से ज्यादा अहम हो सकती हैं? इस पर सोचना जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि उसे भी पता चले इस धरती पर सबकी एग्जिस्टेंस उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी।